नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं जिद्दी बहू 2026 की। देखने में ना ये शुरू में बस एक टिपिकल सा पारिवारिक या रोमांटिक ड्रामा लगता है, लेकिन सच बताऊं ये उससे कहीं बढ़कर है। ये बुजुर्गों के तिरस्कार जैसे गंभीर मुद्दे पर बहुत गहरा प्रहार करता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक क्लासिक सिनेमाई रोमांस अचानक से एक भारी भरकम सोशल कॉमेंट्री में बदल जाता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एक माँ बर्तन मांजकर 4 बच्चे को पाल सकती है, लेकिन आज 4 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं पाल सकते। ये डायलॉग ना इस कहानी के इमोशनल स्टेक को एकदम से सेट कर देता है। मतलब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे आज के समाज की बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और बस यही से सारे रिश्तों की असली परख शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले भाग से, वर्ग की सीमाओं के पार प्यार। देखिए, शुरुआत में हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग दुनिया टकराती हैं। एक तरफ है हमारा हीरो राजा, जो एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन एम्पायर का वारिस है, लेकिन दिल का एकदम साफ है। और दूसरी तरफ है रानी, जिसने जिंदगी भर सिर्फ गरीबी और संघर्ष देखा है। अब दिलचस्प बात यह है कि रानी शुरुआत में राजा के दिए हुए नौकरी के ऑफर्स को भी सीधे ठुकरा देती है। क्यों? क्योंकि उसे अमीर लोगों के इरादों पर ना जरा भी भरोसा नहीं है। उसका ये अविश्वास आप इस डायलॉग से समझ सकते हैं, जब दूध से मुंह जलता है तो लोग छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। मतलब रानी की हिचकिचाहट अपनी जगह बिल्कुल जायज है। पुराने धोखों ने उसे इतना सतर्क कर दिया है कि वो आसानी से किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाती। लेकिन राजा, वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने भी ठान लिया है कि वो अपनी सच्ची परवाह से इस अविश्वास की दीवार को तोड़ कर रहेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है पितृसत्ता को चुनौती। कहानी में असली तूफान तब आता है जब राजा के घमंडी और बेहद ताकतवर पिता राजदेव सिंह की एंट्री होती है। राजदेव के लिए शादी-वादी कोई इमोशनल बंधन नहीं है, बल्कि ये बस एक बिजनेस डील है। उनकी पूरी प्लानिंग है कि राजा की शादी एक बिजनेस पार्टनर की बेटी से हो जाए, ताकि कॉर्पोरेट पावर और बढ़ सके। लेकिन राजा प्यार को चुनता है और पिता की इस योजना को पूरी तरह से खारिज कर देता है। और इसी पर पिता का एक बड़ा ही घमंड भरा डायलॉग आता है। आजकल के बच्चे अपने बाप को विलन समझते हैं, लेकिन मैं हीरो हूं और हीरो कभी गलत नहीं होता। ये लाइन साफ दिखाती है कि राजदेव सिंह किसी भी कीमत पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। और इसी भयंकर टकराव का नतीजा ये होता है कि राजा उस करोड़ों की संपत्ति और आलीशान हवेली को हमेशा के लिए ठोकर मार देता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा और सबसे अहम भाग, आश्रम में शरण। घर छोड़ने के बाद राजा और रानी किसी दोस्त के घर नहीं जाते, बल्कि उन्हें एक लोकल वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम में पनाह मिलती है। और यहीं से ना ये फिल्म मेलोड्रामा से हटकर असल दुनिया के एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे से जुड़ जाती है। ये वृद्धाश्रम सिर्फ ईंट पत्थर के बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये उन माता पिता के लिए एक सेफ हेवन, एक अभयारण्य है जिन्हें उनके अपने ही बच्चों ने बोझ समझकर सड़क पर छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों की कहानियां सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक एलीट अच्छी खासी इंग्लिश बोलने वाली माँ है जिन्हें उनकी पढ़ी लिखी बहू ने घर से निकाल दिया। एक पंडित जी हैं जिन्होंने अपने ही बेटे को अंतर धार्मिक विवाह करने पर बेदखल कर दिया था और अब खुद अकेले हैं। और फिर हैं कबीर चाचा, जिनका बेटा दुबई में सेटल है और वापस आने से साफ मना कर देता है। ये हमें बताता है कि बुजुर्गों को छोड़ देना सिर्फ गरीबी की समस्या नहीं है, ये हर क्लास और बैकग्राउंड की एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। कहानी का चौथा पहलू है संपत्ति का लालच। अब यहाँ हमें मोरालिटी का एक बहुत ही दिलचस्प और सीधा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारा राजा है जिसने सच्चे प्यार के लिए अपनी सारी दौलत हंसते हंसते छोड़ दी और अब वो बेसहारा बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विभूति और रहमान जैसे किरदार हैं जो प्रॉपर्टी और अपनी सुविधा के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने माता पिता को छोड़ने या उन पर हिंसक हमला करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। मतलब लालच की इंतहा देखिए आप। विभूति का स्वार्थ बहुत ही तेजी से क्रूरता में बदलता है। वो प्रॉपर्टी के कागजात मांगता है और जब पिता कागज बचाने के लिए आश्रम भागते हैं तो वो चंद कागज के टुकड़ों के लिए गुंडे भेजकर अपने ही पिता पर जानलेवा हमला करवा देता है। और नतीजा, बेबस पिता को अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलना पड़ता है। और इसी बीच एक और बहुत ही दर्दनाक कहानी सामने आती है। कबीर चाचा को एक बेहद गंभीर हार्ट अटैक आता है। ऐसे में उनका बेटा रहमान वो दुबई से आने से साफ इनकार कर देता है। राजा अपनी तरफ से उनकी दिन रात भरपूर सेवा करता है, लेकिन फिर भी कबीर चाचा नहीं बच पाते। उनकी मौत असल में बीमारी से कम और अपने ही बेटे द्वारा ठुकराए जाने के सदमे से ज्यादा होती है।
अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स और 5वें भाग पर, अंतिम नैतिक सबक। इस पूरी कहानी का जो कोर मैसेज है वो है श्रवण कुमार जैसी भक्ति, या फिर जिसे हम इंग्लिश में फीलियल पाइटी कहते हैं, मतलब अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति गहरी आज्ञाकारिता, देखभाल और पूरा समर्पण। ये सोर्स मटेरियल बहुत ही जोरदार तरीके से इसी नैतिक बुनियाद की वकालत करता है। ये बस एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वो गहरा फर्ज है जो आज के हमारे इस भागदौड़ वाले और भौतिकवादी समाज में तेजी से गायब होता जा रहा है। इस बात को ये डायलॉग बहुत गहराई से समझाता है। दुश्मन जो बेटा हो वो जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सच कहूं तो ये लाइन सीधे अंदर तक चुभती है। जब किसी बुजुर्ग को उसके अपने खून से, अपने ही बच्चों से धोखा मिलता है ना, तो वो दर्द किसी भी बाहरी दुश्मन के वार से 1000 गुना ज्यादा गहरा होता है। और फिर आता है अस्पताल का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स। राजा जब विभूति के सामने आता है तो वो कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता, बल्कि वो उसे खून से सने हुए प्रॉपर्टी के वही कागज पढ़ने पर मजबूर करता है जिसके लिए उसने ये सब किया। और जब विभूति उसमें पढ़ता है कि उसके पिता ने जीवन भर उसके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर उसका ज़मीर जागता है। उसे भयंकर अपराध बोध होता है और वो बच्चों की तरह रोते हुए माफ़ी मांगता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़ जाती है कि उस समाज का क्या होता है जो अपने सबसे समर्पित माता पिता को तब बोझ समझकर फेंक देता है जब वे किसी काम के नहीं रहते। जरा सोचिएगा इस बारे में। जो लोग हमें बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उन्हें अपने बुढ़ापे में ठोकरें क्यों खानी पड़ती हैं? इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके लिए सोचने का एक नया नजरिया लेके आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।